हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं थोड़ा देर में आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये हमारे सामने है DSSB का सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जो है DSSB के सिलेबस में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। काफ़ी कुछ में क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने जितने भी न्यूली एडेड टॉपिक थे उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ के सब कुछ जो है डिस्कस कर लिया है। तो देखो इस बार जो सिलेबस आप देखेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो सिलेबस है यहाँ पे अगर मतलब देखो यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप पूरा सिलेबस तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉपिक जो है वो बायो के हैं। यानी ये तो एकदम फिक्स है कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से होंगे, बायो वाले पार्ट से होंगे। तो अभी तक जितना हमने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है उसमें भी हमने यही देखा है कि 40 क्वेश्चन तक जो है बायो से पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें तो 10 मार्क्स हो गया हमारा पेडागोगी का, तो अब बचे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो है इस तरह से डिवाइड होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो बताना ये चाह रही हूँ कि अगर देखो हमने तो बायोलॉजी के काफ़ी कुछ पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं, अब जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के। यानी अब हमको जो है अपना 25 नंबर फिक्स करना है। अब ये 25 नंबर हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना होगा, ये हम जो है सबसे पहले जानेंगे। तो देखो अगर हम सिलेबस देखेंगे तो ये है आपके सामने सिलेबस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो इस तरह से हमारे क्लास 9th या 10th में कोई चैप्टर नहीं है। ये जो चैप्टर हैं ये आपको मतलब 11th-12th से मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या है, तो ये तो है नहीं हम डायरेक्ट 11th और 12th पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट वहां से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखोगे क्लास 9th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, क्लास 10th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। यानी क्लास 9th एंड 10th की बात करोगे तो केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम 9th और 10th के ये जो 8 चैप्टर हैं इसको फिनिश करेंगे। कैसे फिनिश करेंगे अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले 9th और 10th के ये जो 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, इसको हम पूरी तरह से फिनिश करेंगे। और देखो यहाँ पे क्या है, जब आप इसके मतलब इसके अंदर में पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, BEC, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, हेनरीज लॉ, फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन सब की बात करोगे, मतलब अगर आप ये पूरा पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 9th 10th में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे हम बात करें गैसेस, लिक्विड, सॉलिड की, प्लाज्मा की, ये इन सब के बारे में 9th 10th में भी है। तो ये तो फिक्स है, हमें 9th और 10th पढ़ना ही है। तो सबसे पहले हम 9th और 10th के वो जो 8 चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ आपको 12th से करना होगा। तो वो जो है मतलब जो भी यहाँ पे स्टॉप पॉइंट है वो हम मतलब बाद में करेंगे। जब ये 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर जो है हम आएंगे यहाँ पे हेनरी लॉ डिस्कस कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे गै-लुसैक लॉ, अवोगाड्रो लॉ, फिर यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, मोल कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में मतलब जो भी 11-12 से यहाँ पे टॉपिक दिए हैं वो हम लास्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले 8 चैप्टर को फिनिश करेंगे। कैसे करेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ केमिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस करना है। तो ये तो हो गया हमारा। फिर यहाँ पे डिस्कस करना जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप देखोगे क्लास 9th का तीसरा ही चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं दी हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा चैप्टर जो है 9th में दिया है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें इसके जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन जैसे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है, रदरफोर्ड मॉडल है, इन सब से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर बात करें यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका क्लास 10th में मिलेगा। तो इसको भी हम देखेंगे। अगर मतलब सफिशिएंट होगा क्लास 10th तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी क्लास 11th की NCERT से जो है केमिस्ट्री वाले पोर्शन से कर लेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको बिल्कुल भी क्लियर कर दिया हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर देखो यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया। बस इतना ही आपका जो है केमिस्ट्री में दिया है। यानी हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे टोटल जो है 7 टॉपिक हम कह सकते हैं, टॉपिक नहीं है मतलब चैप्टर ही बोल दो,
7 चैप्टर जो है यहाँ हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो पहले हम 8 चैप्टर फिनिश करेंगे 9th और 10th का, उसके बाद जो है जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे 11th या 12th से जरूरी होंगे उसको भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो हमारा जो मतलब यहाँ पे हम किस तरह से इसको फिनिश करेंगे। तो क्लास 9th और 10th इसकी NCERT आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, और यहाँ पे देखो हम आपको क्लियर ही बता देते हैं। जैसे हमने न्यूली एडेड टॉपिक में जो भी टॉपिक्स वगैरह पढ़े हैं उसको मैंने नोट्स के थ्रू जो है पढ़ाया है, नोट्स के थ्रू। अब हम क्या करेंगे 9th और 10th की, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की, जिसकी भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट NCERT से सबसे पहले उसको एक समराइज कर लेंगे। मतलब देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे NCERT उठा के उसको समराइज कर लेंगे। NCERT से मतलब देख लेंगे कि NCERT में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसके बाद इसके जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। यानी हम यहाँ पे करने वाले हैं NCERT प्लस MCQ प्रैक्टिस, NCERT प्लस MCQ प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे कोई नोट्स के थ्रू या ऐसे हम जो है डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हाँ, जैसे बाद में ये जो हेनरीज लॉ हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये जो है हम नोट्स के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो 9th और 10th के टॉपिक हैं वो डायरेक्ट हम पहले NCERT का एक मतलब ओवरव्यू लेंगे, मतलब उसको फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो है हमारा ये मतलब कंप्लीट करने का वे रहने वाला है। तो आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास 9th का मतलब धीरे धीरे इसको जो है कवर करेंगे किसी भी तरह। तो देखो ये है NCERT और स्टार्टिंग के ही यहाँ पे 4 चैप्टर जो हैं ये हैं हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन। तो सबसे पहले जो है हम इन चारों को मतलब आज ही के लेक्चर में नहीं, इन चारों को 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है एक चैप्टर एक वीडियो में फिनिश करने का, NCERT प्लस MCQ के साथ में। तो इतना तो मान के चलो जो लेक्चर है वो 1 आवर से 1.5 आवर का हो सकता है, मतलब एक घंटे से 1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है। और आई होप आप लोगों को भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ड्यूरेशन को लेके। देखो ड्यूरेशन तो छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन वही है चीज़ों को समझना भी जरूरी है। तो हम कुछ भी मतलब उड़ाएंगे नहीं, जो भी जैसे पढ़ना है वैसे ही पढ़ेंगे। तो देखो आज के इस लेक्चर में हम इज मैटर अराउंड अ स्फीयर पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे सिलेबस में इस नाम से मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ उसके मतलब जब हमने उसके अंतर्गत देखा तो वहाँ पे मतलब सबस्टांसेस, प्योर सबस्टांसेस, इस तरह से मतलब बातें की हुई हैं। तो वो सब यहाँ से कवर होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वो हम 11th 12th से तो करेंगे ही। और देखो यहाँ पे हम NCERT को इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे हाउ डू वी जज वेदर मिल्क घी बटर, इस तरह से नहीं पढ़ने वाले हैं। मैंने मेन पॉइंट को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, हम उन हाईलाइट वाले पार्ट को फटाफट पढ़ते जाएंगे और यही सही तरीका है NCERT पढ़ने का। एक बार जो है आप पूरी तरह से मतलब लाइन टू लाइन पढ़िए, लेकिन उसी समय क्या करते जाइए, मार्क करते जाइए कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको हाईलाइट करते जाइए। और जब दोबारा NCERT पढ़ना हो तो केवल हाईलाइट वाले पार्ट को जो है पढ़ते जाइए। तो मैंने ऑलरेडी इसको पूरा पढ़ के हाईलाइट कर दिया है, अब जो है हम केवल हाईलाइट वाला पार्ट देखते जाएंगे। तो देखो इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास में बहुत सारे मैटर्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या चीज़ें प्योर, मतलब जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारी ही प्योर हैं या कुछ इम्प्योर हैं, तो इन सब के बारे में इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे। अब जैसे जो चीज़ें इम्प्योर होंगी उनको हम कैसे प्योर करेंगे, तो उसके जो है कुछ मेथड होंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन। मतलब एक कॉमन व्यक्ति क्या बोल सकता है कि प्योर मीन्स जिसमें कोई अडल्टरेशन ना हो। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। मतलब जैसे यहाँ पे सॉल्ट की बात करें, घी की बात करें, प्योर मिल्क की बात करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सब क्या है, बिल्कुल शुद्ध हैं। मतलब हम जैसे कॉमन पर्सन के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल प्योर हैं, लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलेंगे कि ये एक्चुअली में प्योर नहीं है, मिक्सचर हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, एंड हेंस नॉट प्योर। यानी ये जो सॉल्ट है हमारे पास में, घी है, प्योर मिल्क है, ये सब क्या है, ये सब प्योर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन। जो मिल्क है वहाँ पे मतलब वाटर तो होगा ही होगा, फैट भी होता है मिल्क में, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ, ये प्योर नहीं हुआ।
ये क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्योर है। साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, यहाँ पे वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, इस वजह से ये प्योर नहीं है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर वो है जहां पे एक से अधिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है होते हैं। टाइप ऑफ मैटर की बात टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो मतलब मिक्सचर का बेसिस क्या होता है, तो मिक्सचर का बेसिस ये होता है कि वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, मतलब जो भी कंपोनेंट उस मिक्सचर में मिले हुए हैं उसका नेचर क्या है। तो देखो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस हो सकता है और कैसा हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि सारी चीज़ें प्योर नहीं होती हैं, मतलब हम लोगों के लिए जो चीज़ें प्योर दिखती हैं वो साइंटिस्ट के लिए प्योर नहीं होती हैं। क्योंकि जैसे मिल्क में हमें दिखता है कि केवल मिल्क ही मिल्क है, क्योंकि उसमें हमें फैट, प्रोटीन, वाटर नहीं दिखाई दे रहा, जबकि साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, जो मिल्क है वहाँ पे फैट है, वाटर है, प्रोटीन है, तो इससे क्या होगा कि वो मतलब प्योर नहीं है। तो फिर हमने देखा फिर मिक्सचर क्या है। मिक्सचर वो है जहाँ पे एक से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलकर जो है एक दूसरे में मिले होते हैं, वो क्या हो गया, हमारा मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर को फिर हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टू टाइप का हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो भी मटेरियल मिलाया गया उसका नेचर कैसा है। तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, सम अदर एग्जांपल। देखो यहाँ पे होमोजीनियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, और सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे क्या है, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो सॉल्ट यानी नमक को हम पानी में घोल दें या फिर चीनी को पानी में घोल दें तो ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी देखो होमोजीनियस मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स क्या होता है, समान, मतलब समान रूप से वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, तो होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे बात करें मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। अगर आप बात करोगे सोडियम क्लोराइड और आयरन फाइलिंग्स जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े आयरन के, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमो और हेट्रो में फर्क क्या है। जैसे आप जो है एक गिलास यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, उसमें सॉल्ट या शुगर जो है डिजॉल्व कर देते हैं, तो अब आपको ऊपर से, मतलब जैसे आप अकेले में उसमें सॉल्ट या शुगर जो है मिक्स कर लो, फिर किसी के सामने उस वाटर को लेके जाओ, अब आप उससे पूछो कि इसमें क्या मिक्स हुआ है, तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो चीनी या पानी उसमें पूरी तरह से, चीनी या नमक क्या हुआ है, घुल चुका है, उसमें पूरी तरह से उसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आप जो है नमक ले लो और उसमें आयरन के कुछ टुकड़े मिला दो, तो आपको ऊपर से ही दिखेगा कि उसमें मतलब दो अलग तरह की चीजें मिली हुई हैं। ठीक उसी तरह से सॉल्ट या फिर सल्फर, आप सॉल्ट ले लो, सल्फर ले लो, उनका भी मिक्सचर आप ऊपर से ही देख के बता सकते हो कि हाँ ये सॉल्ट है, ये सल्फर है, मतलब ये सॉल्ट और सल्फर का मिक्सचर है। ठीक उसी तरह से आप जो है इजीली जिसको आजमा सकते हो वो है आपका ऑयल एंड वाटर। आप जो है एक ग्लास या एक कटोरी में क्या ले लो, पानी ले लो, उस पर थोड़ी सी मतलब कुछ बूंदे डाल दो तेल की, तो आप देखोगे तेल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होता, उसके ऊपर क्या रहता है, तैरता रहता है। यानी जो ऑयल है और वाटर है ये दोनों आपस में कैसे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो देखो जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आपको यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर में मतलब सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर का एग्जाम्पल दिया है। और अगर आप बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर हो गया, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हो गया। तो यहाँ पे आपको होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया, मतलब ये जो है इनके नेचर पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन मतलब कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो या फिर मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में बनाएंगे तो उसमें इसको जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो याद रखना सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करोगे, लेमोनेड हो गया, यानी जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, फिर यहाँ पे सोडा वाटर हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, सॉल्यूशन के। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट। देखो यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड, मतलब अधिकतर हमें क्या लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि सॉल्यूशन वही होगा जो लिक्विड होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, जो लिक्विड होगा। जैसे हम मतलब अक्सर जैसे नींबू पानी बनाते हैं, सोडा वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, मतलब इन सब चीज़ों को हम सोचते हैं कि यही सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट, यानी सॉल्यूशन में लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड या गैस भी हो सकता है, मतलब इन सब का जो है क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। मतलब सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, इस तरह से मतलब आपस में सॉल्यूशन बन सकता है। ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। देखो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, एलॉयज। क्या हो गया, एलॉयज। गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, एयर, मतलब जहां पे ढेर सारी गैसेस आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या हो गया, एयर। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। जो सॉल्यूशन है वहां पे होमोजेनिटी किस लेवल पे है, पार्टिकल लेवल पे। फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जो लेमोनेड, जैसे नींबू पानी है, ऐसा नहीं है आप जो है ऊपर से पियोगे तो आपको नींबू या नमक का टेस्ट आएगा और नीचे नहीं आएगा। आप जो है नींबू पानी बनाओगे, पूरा पानी पी जाओगे, आपको सेम ही टेस्ट आएगा पूरा पानी पीते हुए। तो लेमोनेड टेस्ट करता है सेम थ्रू आउट। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये क्या है, मतलब इवनली, यानी सभी जगह पे इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब देखो हमने देखा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, एलॉयज। तो यहाँ पे एलॉयज के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं। तो इसमें क्या है, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल मेटल मिलकर भी एलॉयज बन सकते हैं, मेटल नॉन मेटल मिलकर भी एलॉयज बन सकते हैं। तो एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, and cannot be separated into their component by physical method। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो एलॉयज हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दो मेटल को मिलाकर हमने क्या बनाया, एलॉयज बनाया। अब हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल एन एलॉयज इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। लेकिन फिर भी हम इसको मिक्सचर मानते हैं बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ये छोड़ो, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ब्रास। जो ब्रास होता है ये किसका किसका मिक्सचर होता है। तो याद रखना ब्रास मिक्सचर होता है जिंक प्लस कॉपर का। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है ब्रास। जैसे ब्रास क्या है, एक एलॉय है, ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है जिंक प्लस कॉपर। जिंक प्लस कॉपर, जो ब्रास है वो जिंक प्लस कॉपर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना ब्रास में 30% जिंक होता है, 70% क्या होता है, कॉपर होता है। 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। तो ब्रास का कंपोजिशन क्या क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर। तो ये जो है आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, जैसे देखो अगर हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो हमें लगता है, मतलब नॉर्मली यहाँ पे पढ़ के देख लो, सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। अब देखो जो डिजॉल्व करता है अदर कंपोनेंट को, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, यहाँ पे पानी भर दिया। अब इसमें हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम कुछ शुगर के टुकड़े डालेंगे, यानी यहाँ पे हमने कुछ चीनी डाल दिया। तो चीनी को डाला, जो पानी है ऑलरेडी वो चीनी, जो पानी है वो क्या करेगा, चीनी को डिजॉल्व करेगा। तो यही है यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यानी जो अपने में दूसरे को क्या कर लेगा, डिजॉल्व कर लेगा, घोल लेगा, वो क्या है हमारा सॉल्वेंट। और यहाँ पे देखो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट,
जो लार्जर जो मतलब यूजुअली हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो लेसर क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। क्या होगा, सोल्यूट होगा। यानी यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यानी यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है, ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ पे टर्म याद रखना, देखो क्या लिखा है, यूजुअली मतलब प्रायः ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब मैक्सिमम टाइम यही होगा कि जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे अगर यूजुअली की जगह ऑलवेज लिख देगा तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, तो इस वर्ड को याद रखना, यूजुअली। तो अभी आप क्या समझोगे, जो सोल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक तो होता है जो दूसरे को घोलेगा, एक वो होगा जो खुद जाके घोलेगा। तो यूजुअली हम यही मानते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में है वो हमारा सोल्यूट होगा। तो अब यहाँ पे देखो कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हैं। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जैसे यहाँ पे शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड। देखो शुगर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सोल्यूट। देखो मतलब एक गिलास पानी में हम 1 से 2 चम्मच शुगर डालते हैं, यानी ऐसा नहीं है 1-2 चम्मच पानी में 1 गिलास शुगर डालते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा अमाउंट में पानी हो गया, कम अमाउंट में शुगर हो गया। तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, शुगर हमारा सोल्यूट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे है, और शुगर हमारा सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है। तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। फिर यहाँ पे देखो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो याद रखना, जब हम आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स करते हैं तो देखो इसे भी हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है, जो एल्कोहल होता है वो लिक्विड होता है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो जो एल्कोहल होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, तो ये हो गया सॉल्वेंट। जो आयोडीन है वो कम अमाउंट में हो गया, तो ये हो गया हमारा सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखना, जब हम आयोडीन को एल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं तो इसे बोला जाता है, यानी आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का सेकेंड एग्जांपल। तो एक हो गया शुगर इन वाटर, एक हो गया टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ पे थर्ड देखो, एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। जैसे यहाँ पे बात करें सोडा वाटर की, तो देखो आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, इसे हम क्या बोलते हैं, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखो क्या मिलाया जाता है एरेटेड ड्रिंक या फिर सोडा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसमें मिलाया जाता है, पानी में। तो जो हमारा पानी हो गया, यानी जो हमारा वाटर हो गया वो हो गया लिक्विड, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो क्या होता है, गैस। तो जब हम सोडा वाटर बनाते हैं तो ये किस तरह का सॉल्यूशन बनता है हमारा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है और जो वाटर है वो लिक्विड है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, यानी गैस इन गैस का, ये जो है गैस इन गैस का सॉल्यूशन, मतलब गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। जैसे आप यहाँ पे देखो क्या है, जो एयर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन होता है 21%, नाइट्रोजन होता है 78%, और भी हमने देखो मतलब डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी कई तरह की गैसेस होती हैं जो कि एयर में होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 के बारे में बात किया है, इसका परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो इसको जो है आपको याद रखना होगा। तो एयर किसका मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का यहाँ पे दिया है, तो आप इसे जो है अच्छे से याद रखेंगे। तो हमने जो है एग्जाम्पल के 4 यहाँ सोल्यूशन के 4 एग्जाम्पल देख लिए। सोल्यूशन इन वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, फिर यहाँ पे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो ये जो है आपको यहाँ पे इसका वैल्यू भी याद होना चाहिए, कौन कितना % है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे हम बात करें सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी देखो 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। तो याद रखना, पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। यानी हम जो है
जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं विदाउट एनी मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर इस तरह से, मतलब कोई ना कोई माइक्रोस्कोप होना चाहिए तब हम उसको जो है देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे हम खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। तो याद रखना सबसे यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी दी हुई है सॉल्यूशन की, ये चारों ही आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड ये है जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम मतलब छोटे होते हैं, इस वजह से उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इस वजह से ये अगर मतलब आप बीम ऑफ लाइट डालते हो तो वो उसको स्कैटर नहीं करती है। यानी ये दूसरा और तीसरा मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए। मतलब देखो यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये दोनों तो आपस में मिक्स ही हो गए एक हिसाब से। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। अब ये भी जो है सेकेंड वाले से ही क्या हो गया, मतलब इसी से ये भी हम रिलेट कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि जब हम उसे फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक छन्नी लिया, यहाँ से हमने उस सॉल्यूशन को डाला जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट हैं, लेकिन यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया तो लेकिन पता चला उसके साथ सॉल्वेंट भी नीचे आ गया और सोल्यूट भी इतना छोटा है कि वो भी इसके साथ में नीचे आ गया, ऊपर कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसका साइज इतना ज़्यादा छोटा है इस वजह से इसको जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता है। डू नॉट, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यानी जब इनको ऐसे ही मतलब किसी भी सॉल्यूशन को जैसे देखो आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये जो लिखा है इसका, जैसे आपने एक ग्लास पानी लिया, इस पानी में आपने सॉल्ट मिला दिया या फिर शुगर मिला दिया, फिर आपने एक ग्लास पानी लिया, यहाँ पे आपने क्या मिला दिया, कुछ धूल मिट्टी मिला दिया या रेत मिला दिया, मान लो यहाँ पे हमने रेत मिला दिया। तो आप देखोगे आप इन दोनों ही सॉल्यूशन को थोड़ा देर के लिए मतलब मान लो आधे घंटे के लिए रख दो, आधे घंटे के लिए आप रख देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये मिट्टी वाला सॉल्यूशन है जिसमें हमने रेत डाला है, एक टाइम के बाद जो रेत है वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। यानी कुछ देर के बाद अगर हम इसे डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल शांत छोड़ दें तो ये जो है नीचे बैठ जाएगा। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने सॉल्ट या शुगर मिक्स किया है, ऐसा नहीं है कि बाद में जो है चीनी या फिर नमक नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे यही रीजन है कि द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब बिकॉज द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब सोल्यूट इज स्टेबल। क्योंकि यहाँ पे जब हम उसको मतलब थोड़ा देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तब भी उसके जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। इस वजह से यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो 4 प्रॉपर्टी हमने क्या क्या बताएं, फटाफट देखो। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, इसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, path of light is not visible in solution. Fourth point क्या है, solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particle do not settle down when left undisturbed, so we can say that solution is stable. तो ये हो गया हमारा 4 पॉइंट सॉल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात किया है। अगर आप जो है बात करेंगे क्लास 11th या 12th की, तो वहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ पे मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, नॉर्मेलिटी, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इस तरह से बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में काफ़ी कुछ कहानी है पढ़ने को। लेकिन अगर आप देखोगे 9th में तो यहाँ पे केवल मास बाई मास और शायद मास बाई वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, केवल 2 ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो हम अभी तो यहाँ पे 9th के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अब सिलेबस में ये तो बताया नहीं है कि किस लेवल तक पढ़ना है। तो जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में
प्रीवियस ईयर के बेस पे मैं जो है आपको मोलैलिटी और नॉर्मलिटी ये भी जो है पढ़ा दूंगी। तो अभी ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये भी जो है डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब बात करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड एज डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वहां पे कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है उस बेस पे हम या तो बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या फिर हम बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जैसे देखो 1 गिलास हमने पानी लिया, यहाँ पे 1 चम्मच नमक घोल दिया, 1 चम्मच नमक घोल दिया, तो इसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि अभी यहाँ पे आप और भी नमक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन एक टाइम पे मान लो आपने इतना ज़्यादा नमक डाल दिया, डालते गए, अब जो है ये क्या होगा, ये मतलब और ज़्यादा यहाँ पे अपने आप में नमक को या फिर सॉल्ट को डिजॉल्व नहीं कर सकता, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। देखो इसका हिंदी और मतलब हिंदी मीनिंग की बात करोगे, डाइल्यूट मतलब होता है हल्का या फिर पतला, लेकिन कंसंट्रेटेड मीन होता है गाढ़ा। तो मतलब जब आप पानी में कोई चीज बहुत ज्यादा मिला दोगे वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी कंसंट्रेटेड, तो इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी अब हम वहां पे और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। और डाइल्यूट मीन्स क्या होता है कि अभी और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो सिंपली मीनिंग हमने बता दिया। अब इसका जो है वो देख लो, मतलब इसका क्या है डेफिनेशन, तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है पर आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated। मतलब देखो यहाँ पे मतलब हमने उतना डिजॉल्व कर दिया जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखो एक होता है सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन क्या होता है, जैसे मान लो हमने ग्लास में जो पानी रखा है यहाँ पे इतना ज़्यादा नमक डाल दिया कि अब ये जो है और भी अपने आप में नमक डिजॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन अगर अब हम इसको थोड़ा सा हीट दे दें, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम और भी नमक ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको जो है आप रीड कर लेना, यही सब कहानियाँ जो हैं लिखी हुई हैं। तो अब देखो देयर आर वेरियस ways of expressing the concentration of solution but here we will learn only 3 method। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे वेरियस मेथड हैं इसको एक्सप्रेस करने के, लेकिन हम केवल 3 मेथड की बात यहाँ पे करेंगे। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में एक होता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे है मास, फिर क्या है मास, तो आप तीनों में यही कॉमन पाओगे। जैसे मास बाय मास अगर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम की बात करें, मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो आप क्या करोगे, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दोगे। अब अगर यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी यहीं पे जो है मास का था तो मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर मास बाय वॉल्यूम का कर दे तो मास ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर दे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 सब में जो है कर देंगे। तो ये तो हो गया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे देखो सेकंड क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम में हमने क्या देखा, ये मास है तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। फिर देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारा सा, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मतलब इजी ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, लेकिन एक गलती क्या करते हैं स्टूडेंट वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो कॉमन सॉल्ट है यानी सॉल्ट क्या है हमारा, सोल्यूट होगा। अब तो आप सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ जाएंगे ना, तो ठीक है। और देखो ये जो है क्लियर कर देती हूँ, एक होता है सोल्यूट प्लस एक होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट सॉल्वेंट हमने देख लिया, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे इनके अमाउंट से भी आप समझ सकते हो, जो ज़्यादा अमाउंट में है ये हो गया हमारा वाटर जो हो गया सॉल्वेंट हो गया, और नमक क्या हो गया हमारा सोल्यूट हो गया। तो वैसे भी आपको पता है जो वाटर होता है वो हमारा सॉल्वेंट है और नमक हमारा सोल्यूट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट सोल्यूट समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो गया, 40 ग्राम हमारा कॉमन सॉल्ट दिया है,
320 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। अब आपको फॉर्मूला पता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आप क्या सोचते हो, मास ऑफ सॉल्यूट में यहाँ पे 40 दिया है तो 40 रख देते हैं, फिर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करते हैं 320 रख देते हैं, यहाँ पे 320 रख देते हैं और तुरंत ही यहीं पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में आपके क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन की बात किया है, लेकिन जो हमें दिया है क्वेश्चन में वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दिया है। तो सोल्यूट तो हमारा 40 ग्राम है, कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो हमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके लेना होगा। तो सॉल्वेंट हमारा 320 हो गया और 40 सोल्यूट हो गया, तो 320 प्लस 40 इक्वल टू हमारा बनेगा सॉल्यूशन। तो 320 प्लस 40 इक्वल टू 360, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.1% आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान ये देना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेना, सॉल्यूशन लेना, और सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके लेना होता है। बस इतनी सी गलती आप यहाँ पे कर सकते हो, मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो हमने सॉल्यूशन के बारे में देख लिया, अब बात करते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन की 4 प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सस्पेंशन की, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अच्छा ये छोड़ो अभी, देखो यहाँ पे क्या है, सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड क्या होगा, डिस्पर्स होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं सस्पेंशन। तो देखो सॉल्यूशन हमारा क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था, क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था। लेकिन सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। जैसे देखो हमने क्या देखा था, होमोजीनियस वो है जिसमें पूरी तरह से वो मिक्स हो जाए, ऊपर से हमें दिखे ही ना कि मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें मिक्स हैं, तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे हमने देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि हमारा सॉल्यूशन। अब आप बात करोगे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में अगर दो चीजों को जिसको मिक्स किया जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है, बट रिमेन्ड सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, मतलब वो थ्रू आउट मीडियम बल्क में क्या होगा, प्रेजेंट रहता है। तो ये होता हमारा सस्पेंशन। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई, इसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे पानी में मिट्टी मिला दो, ऊपर से ही दिखेगा मतलब कि हाँ यहाँ पे मिट्टी मिलाई गई है, तो उसे हम कह सकते हैं वो है हमारा सस्पेंशन। तो अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखो सस्पेंशन की, क्या क्या है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेकेड आई, बिल्कुल सही। तब मतलब बिल्कुल सही नहीं, मतलब ये दिया है, तो हम जो है सस्पेंशन के पार्टिकल को नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। अब देखो यहाँ पे इसके पीछे का रीजन क्या होता है, एक बार आपको रीजन बताती हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम का ही यूज कर लेते हैं जो यहाँ दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपको इस तरह से दिखाया गया है। अब यहाँ पे मान लो ये जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है और ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये हमारा होमोजीनियस, ए वाला होमोजीनियस है, बी वाला हेट्रोजीनियस है। मान लो ए वाले में हमने शुगर या सॉल्ट डाला है, बी वाले में हमने रेत डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। अब जो मिट्टी होता है वो यहाँ पे मतलब उसमें उसके पार्टिकल ऊपर से दिखते हैं कि हाँ यहाँ पे मिट्टी मिलाई गई है। तो अब देखो बस समझने की कोशिश करना, जब यहाँ पे कोई ऐसे पार्टिकल दिख ही नहीं रहे हैं, इसको ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल वगैरह है नहीं, तो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ऐसा मान लो, मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन उसका मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे मतलब क्या है, बीच बीच में पार्टिकल है, उनके बीच बीच में कुछ गैप है। इसको ऐसे समझो कि एक गिलास पानी है, वहाँ पे हमने मिट्टी मिलाया, अब मिट्टी के कुछ कण हैं, ऐसे कण हैं। जब हम यहाँ पे ऐसे लाइट डालेंगे, लाइट की बीम डालेंगे, तो जो इनके बीच से स्पेस है वहाँ से ये लाइट ऐसे पार कर जाएगी, यानी जो पाथ है लाइट का वो विजिबल होगा। मतलब इस तरह से इसको समझ सकते हैं। देखो मैंने कोशिश किया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस होने के नाते वहाँ से मतलब उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वहाँ से पार्टिकल जो है वो
बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाती। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं उसके, वो इजीली दिखते हैं और वहाँ से लाइट स्कैटर होती है, लाइट स्कैटर होती है। देखो, अगर आपको ये पॉइंट समझ ना आए मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आपको दूंगी वहाँ पे किसी और एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अब देखो, और अगर आ गया हो तो बता देना कि बिल्कुल समझ आ गया। अब देखो, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर, ये तो हमने देख लिया, और ये देख लिया कि ये कैसे होते हैं, नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन। अब जैसे हमने मिट्टी का एग्जांपल लिया तो वही ले लेते हैं। जब आप पानी में रेत को मिलाओगे, थोड़ा देर रख दोगे तो आप देखोगे कि वो नीचे बैठ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो ये नीचे लेफ्ट मतलब बैठ जाते हैं। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और इसे हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मिट्टी वाला पानी है, थोड़ा देर रख दो, ऐसे बनाओ नहीं तो गिर जाएगा ग्लास। मतलब यहाँ पे मिट्टी वाला पानी है, थोड़ा देर रख दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से पानी को आराम से गिरा लो, तो हमने उसको जो है, या फिर अगर आप फिल्टर पेपर के थ्रू उसको फिल्टर भी करते हो तो भी वहाँ पे मिट्टी ऊपर ही रह जाएगा, यानी इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। देखो, सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों को बिल्कुल अगेंस्ट जान लो, मतलब एंटागोनिस्टिक होते हैं दोनों। जो सोल्यूशन है उसका सेम टू सेम उल्टा कर दो आप, वो सस्पेंशन बन जाएगा। अब मेन जो आएगा वो आता है हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में। तो आपको सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों क्लियर होगा। आप केवल एक याद रखो, अच्छे से समझ लो, उसका सेम टू सेम उल्टा कर देना, वो आपका हो जाएगा सस्पेंशन। चाहे सस्पेंशन समझ लो या आप सोल्यूशन समझ लो, फिर दोनों को आपस में उल्टा करते जाओ। When a particle settle down, suspension breaks and it does not scatter light anymore. ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। When the particle settle down, जब जो है पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, सस्पेंशन ब्रेक्स, तो इससे उनका सस्पेंशन ब्रेक हो गया। अब जब आप लाइट का पार्टिकल डालोगे तो वो जो है पार्टिकल यहाँ पे लाइट की जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगी, यानी यहाँ पे पाथ विजिबल करने के लिए कंडीशन हो गया। कंडीशन ये है कि वो जो है अनडिस्टर्ब उसको रखा जाए, उसको मतलब स्टेबल ना रखा जाए। अब देखो, बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, यानी यहाँ पे जो इसके पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। सस्पेंशन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनियस, इस वजह से जो इनका मिक्सचर होता है वो होमोजेनियस अपीयर होता है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। यानी हम कह सकते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो है वो है हमारा कोलाइडल। सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच का क्या है, हमारा कोलाइडल है। सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच का जो पार्टिकल मतलब जो सॉल्यूशन है वो हमारा कोलाइडल है। सस्पेंशन में बहुत ही छोटे सॉल्यूशन में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो पाथ ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता था। लेकिन जो सस्पेंशन है वहाँ पे थोड़े बड़े पार्टिकल हैं, उसको हम आंखों से देख सकते हैं, वो पाथ ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। अब जो कोलाइडल है इसकी क्या कहानी है, इसके जो पार्टिकल हैं वो सस्पेंशन से तो छोटे हैं, लेकिन मतलब देखने में लगेंगे कि ये जो है होमोजीनियस है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिखते तो होमोजीनियस हैं बट एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल के मिल्क की, तो मिल्क क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो कभी भी आप जो है मतलब मैक्सिमम लोग यही करेंगे, मिल्क को होमोजीनियस मान लेंगे, पर याद रखना ये क्या कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे जो है आप याद रखेंगे। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम, मतलब कोलाइडल पार्टिकल के साइज इतने छोटे हैं कि इसको भी हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। बट दीज पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि ये देखो सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े हैं बट फिर भी हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन इतना है कि ये जो है बीम ऑफ विजिबल लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। देखो कुछ कुछ इसके प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में है, कुछ कुछ जो है सस्पेंशन, दोनों के बीच का पार्ट है ये। तो इस हिसाब से इसको याद कर लेना। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो है
स्कैटर कर सकता है बीम ऑफ लाइट को, और इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस। अच्छा, मतलब ये जो है टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। टिंडल इफेक्ट और भी कब देखा जा सकता है, जैसे आप देखो आपके घर में जो है खिड़कियां बनी होंगी या छोटे छोटे मतलब कुछ भी होंगे, मतलब जहाँ से सुबह सुबह सूर्य की रोशनी आ रही हो, तो आप देखोगे कोई खिड़की बनी हो तो वहाँ से मतलब, या फिर कोई छोटा सा होल हो, अगर वहाँ से जब सनलाइट आती है तो वो जो आपको एक पाथ विजिबल होता है, तो वही है हमारा यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। तो क्या है, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। क्योंकि एयर तो मतलब उनके बीच में आप देखोगे कभी ध्यान से, हो सकता है आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं मतलब विंडो या खिड़की से जो है सनलाइट आ रही हो तो उसमें छोटे छोटे से मतलब धूल मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं। तो मतलब देखो उससे ये भी पता चलता है कि कितने छोटे छोटे फाइन पार्टिकल पूरे हमारे रूम में रहते हैं, पर वो वहीं विजिबल होते हैं जहां से लाइट आ रही होती। तो ये होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमारा सोल्यूशन हो गया, मतलब होमोजीनियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा। और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट, यानी ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। जैसे कोई फॉरेस्ट हो, वहां भी देखोगे ऐसे सनलाइट की किरणें, देखो यहाँ पे दिख भी रही होंगी आपको, ये ऐसे, एक सेकेंड, मतलब इस तरह से आपको ये सनलाइट की किरणें ऐसे बीच बीच से आती हुई दिखती हैं, कितना प्यारा सा लगता है। वो है हमारा क्या, टिंडल इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्स इन एयर। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड। कोलाइड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, यानी ये बहुत छोटा होता है, हम इसको सीन नहीं कर सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये छोटा होता है, देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इतना बड़ा जरूर होता है कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है। इससे जो है जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ विजिबल हो जाता है, यानी देखने योग्य हो जाता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये जो है सेटल डाउन नहीं होते हैं अगर इनको हम अनडिस्टर्ब जो है छोड़ देते हैं। कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, क्वाइट स्टेबल है। फिर देखो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ये मिक्सचर हो गया सस्पेंशन का, ये सीन नहीं किए जा सकते नेकेड आई से, ये हो गया सोल्यूशन का। अब यहाँ पे देखो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ फिल्ट्रेशन, ये प्रॉपर्टी हो गया सोल्यूशन का, यानी सोल्यूशन सस्पेंशन दोनों का ही प्रॉपर्टी कोलाइडल पार्टिकल में होते हैं। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो मतलब कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इनके लिए मतलब अगर इनको सेपरेट करना हो इनके सॉल्वेंट को, तो एक स्पेशल टेक्निक यूज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। तो आपसे पूछा जा सकता है कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो याद रखना सेंट्रीफ्यूगेशन। कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसके दो फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब यहाँ पे भी फटाफट देख लो, अ सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्स फेज, यानी जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है वो डिस्पर्स फेज होता है। और जैसे देखो अगर हम यहाँ पे चीनी पानी का सीधा सा एग्जाम्पल लें तो जो हमारा पानी है वो डिस्पर्जन मीडियम होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, और जो सोल्यूट यहाँ पे आ रहा है वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होगा। यानी जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट है ठीक उसी तरह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आपको लर्न करना है। तो क्या है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले कोलाइड्स ऑफ एग्जाम्पल में आपको फॉग, यहाँ पे आपको फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, शेविंग क्रीम, मिल्क, फेस क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिश, जेली, चीज, बटर,
कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कोलाइड के। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स, इस तरह से, या फिर इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे केवल इतना ही नहीं बनता कि मतलब कौन सा कोलाइड है या नहीं है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मतलब मिल्क होता है उसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, या फिर मतलब लिक्विड गैस मिलकर किस तरह का यहाँ पे कोलाइड बनाते हैं, इनका टाइप क्या होता है। तो यहाँ पे इस टेबल की एक एक पॉइंट आपको जो है पढ़नी होंगी। तो देखो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या क्या मिलकर क्या बनता है। तो इसके लिए देखो, अभी मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा मतलब ट्रिक वगैरह नहीं है याद करने का, डायरेक्ट साथ के साथ बनाते हैं। जैसे देखो, लिक्विड गैस एरोसोल बना रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी LGA, फिर थोड़ा छोटा लिखते हैं LGA, फिर यहाँ पे SGA, सॉलिड गैस मिलकर एरोसोल बनाता है, फिर GLF, अरे यार इसी में कर लेते हैं ना, ऐसे देखो LGA, इसको आप पढ़ सकते हो लगा, क्या पढ़ सकते हो? लगा। फिर SGA, इसे पढ़ सकते हो सगा, लगा सगा। फिर देखो GLF, इसे क्या कैसे पढ़ सकते हो? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड, तो क्या पढ़ सकते हैं? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे GLF गर्लफ्रेंड, फिर यहाँ पे LLE लली मतलब गर्लफ्रेंड जिसका नाम लली, SLS GSF LSG SSS, अरे यार छोड़ो, अभी देखो यहाँ पे हमारे मतलब हमने 3 बनाया है, लगा, सगा और गर्लफ्रेंड, लगा, सगा और गर्लफ्रेंड। तो देखो, लगा में कैसे याद रखोगे? L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और A फॉर एरोसोल, यानी लिक्विड प्लस गैस फिर एरोसोल। और याद रखना, सबसे पहले जो है वो है हमारा डिस्पर्ज फेज, फिर डिस्पर्जन मीडियम, फिर इसका टाइप एरोसोल। तो यहाँ पे मतलब ये सीक्वेंस याद रखना सबसे पहली बात, और ये मतलब ये सीक्वेंस, फिर इसका टाइप। तो लगा यानी लिक्विड गैस एरोसोल बनाएगा, फिर सगा यानी सॉलिड गैस क्या बनाएगा? एरोसोल बनाएगा, फिर गर्लफ्रेंड यानी G फॉर गैस, लिक्विड, गैस लिक्विड मिलकर फोम बनाती है, फ्रेंड यानी F फॉर फोम, तो गैस लिक्विड बनकर क्या बनाएंगे? फोम बनाएंगे। फिर लली, लली तो लिक्विड लिक्विड मिलकर E फॉर इमल्सन, तो लिक्विड लिक्विड मिलकर इमल्सन बनाएंगे। फिर इसके आगे हमारी कोई ट्रिक नहीं बनी। और यहाँ पे देख लो, सॉलिड सॉलिड मिलकर सॉलिड सोल यानी SSS, तो SSS तो ये हमको याद ही हो जाएगा, सॉलिड 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 सोल्यूशन, सॉलिड 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 सॉल, सोल्यूशन नहीं सॉल, सॉलिड सॉलिड मिलकर सॉलिड सॉल बनाएंगे। और इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं ऐसे कि मतलब एरोसॉल के क्या एग्जाम्पल हैं, या फिर फोम का एग्जाम्पल बताइए, या फिर यहाँ पे जेल का एग्जाम्पल बताइए। तो देखो, मैंने ये जो है लगा, सगा, गर्लफ्रेंड, लली, SSS, ये 4 जो है थोड़ा मतलब बेकार सा बना दिया है। ये तीनों जो है आप लोग बता देना कमेंट में बना के अपनी तरफ से कुछ। और अगर कोई ट्रिक हो आपका तो उसको जो है अपने और भी फ्रेंड्स का हेल्प कर देना, कमेंट में उसको टाइप कर देना, जो भी पढ़ेगा उसको भी लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एरोसॉल का एग्जाम्पल याद रखना, ये है एरोसॉल और इसके ये हैं एग्जाम्पल। एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या है? यानी लिक्विड गैस में क्या क्या आएगा? फोम, क्लाउड, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फिर यहाँ पे फोम में क्या आता है? सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम जो होती है वो होता है हमारा फोम। और इमल्सन में मिल्क और फेस क्रीम। देखो, सेविंग क्रीम फोम होता है लेकिन फेस क्रीम इमल्सन होता है, तो क्रीम क्रीम में कंफ्यूज मत होना। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड क्या होते हैं? सॉल होते हैं। और फिर यहाँ पे देखो, फोम का जो और भी एग्जाम्पल है वो है हमारा फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिश। फिर जेल में जेली, चीज, बटर। सॉलिड सॉल में कलर्ड, जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। तो इसे किसी भी तरह याद कर लेना, और अगर किसी को और भी बढ़िया कुछ पता हो याद करने का तो उसको थोड़ा सा कष्ट करके टाइप कर देना। अब देखो यहाँ पे सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब जैसे यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब हमें देखना है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर।
अब जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर क्या है, जहां पे एक से अधिक प्योर सबस्टांसेस मिलकर कुछ बना रहे हैं, वो हो गया हमारा मिक्सचर। तो अब हमें इन्हें सेपरेट भी करना चाहिए। तो देखो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द नेचुरल सबस्टांसेस और नॉट केमिकली प्योर, मतलब जितने भी नेचुरल सबस्टांसेस हमें मिलते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ दी, ये पॉइंट जो है हाईलाइट कर लेना। मोस्ट ऑफ द नेचुरल सबस्टांसेस और नॉट केमिकली प्योर, वो जो है केमिकली प्योर नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब उस मिक्सचर से हमें उस इंडिविजुअल कंपोनेंट को, जैसे मान लो हम बोलते हैं ना मिट्टी के नीचे क्या है, तेल है, मिट्टी के नीचे क्या है, सोना है, मतलब बहुत सारी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो इन सब, ऐसा नहीं है कि मिट्टी से उसको डायरेक्ट निकालो और हो गया काम, ऐसा नहीं होता ना। वो मतलब वो मिक्सचर होते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें मिली होती हैं, जहाँ से हमें उन चीज़ों को जो है अलग करना होता है। जैसे लिक्विड मतलब एलपीजी हो गया, तो उन सबको अलग करने के लिए टेक्निक होती हैं कुछ। तो वही बोला जा रहा, मोस्ट ऑफ द नेचुरल सबस्टांस जो भी हमें मिल रही है वो केमिकली प्योर नहीं है, तो उनके लिए मतलब कुछ कुछ टेक्निक बनाई होंगी जिससे हम उनको जो है सेपरेट कर सकें। तो वही है यहाँ पे, मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अब यहाँ पे देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो भी मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इनको हम मतलब जो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं उन्हें हम सिंपली फिजिकल मेथड से ही क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अब फिजिकल मेथड में क्या क्या हो सकता है, हैंड पिकिंग। जैसे आप देखोगे हमारे घर में जैसे चावल है, चावल से हम क्या करते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे कंकड़ हो गए तो उसको हाथ से ही मतलब पिक कर करके उस कंकड़ को निकाल देते हैं, फिर चावल हमारा प्योर हो जाता है। मतलब जब तक उसमें क्या है कंकड़ वगैरह है वो इम्प्योर है, कंकड़ को हमने फेंक दिया वो प्योर हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा फिजिकल मेथड है। यहाँ पे हमें कोई मशीन, कोई केमिकल, इन किसी भी चीज़ की, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली हाथ से उठाया और फेंक दिया। तो हैंड पिकिंग क्या है, हमारा फिजिकल मेथड। सीविंग हो गया, जैसे हम आटा छानते हैं ना, मतलब उसका वो जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब छिलका गेहूं का जो आ जाता है उसको अलग करने के लिए, तो सीविंग भी हमारा क्या हो गया, फिजिकल मेथड हो गया। ठीक उसी तरह से फिल्ट्रेशन हो गया। तो हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, ये आप याद रखना क्या होगा, हमारा फिजिकल मेथड होता है। क्या होता है, फिजिकल मेथड होता है। दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मतलब कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जिसे हम हाथों से या छन्नी से छान के इस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशल टेक्निक बनाई गई हैं। तो देखना अब हमें ये है कि क्या क्या टेक्निक होती हैं। तो देखो, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या फिर ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक इंक से हमें कलर्ड कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं डाई, वो कैसे मिलता है। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले कलर्ड कंपोनेंट प्राप्त करने के लिए देखना है। फिर हमें देखना है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं, इसके बारे में जानना है। फिर इनके एप्लीकेशन जानने हैं। फिर हमें देखना है कि हम दो इमिसिबल लिक्विड से कैसे उनको मतलब सेपरेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कैम्फर और सॉल्ट को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, श्योरली पूछे जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इनको किस तरह से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज वगैरह दी हैं, ये तो मतलब ठीक है, नाइन्थ क्लास की बुक है तो वो बच्चों के लिए दी है। आप भी एक बार जरूर इसको पढ़ना, पर अभी जो है हमें फर्स्ट फॉरवर्ड में वो पॉइंट समझने हैं जो हमारे एग्जाम में आने हैं। तो अभी इसको, इन सबको स्किप मारो, डायरेक्टली समझते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या है, मतलब हमसे ये बोला जा रहा है कि ब्लू या ब्लैक इंक से किस तरह से हम कलर्ड कंपोनेंट यानी डाई को सेपरेट कर सकते हैं। तो सीधा सा याद रखना, जब हमें कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना होगा उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है इवापोरेशन। क्या यूज होती है, इवापोरेशन। जैसे यहाँ पे आपको बताया, एक आपको बीकर दिख रहा होगा, ये वॉच ग्लास दिख रहा है। वॉच ग्लास पे हमने ये इंक रख दिया, क्या रख दिया, इंक रख दिया। और यहाँ से देखो ये हमने आग लगा दिया, मतलब टेम्परेचर दे दिया। तो ये हमने यहाँ पे इसको टेम्परेचर दे दिया। तो जैसे जैसे बीकर गर्म होगा, ये बीकर है, बीकर में पानी है, जैसे जैसे पानी गर्म होगा वेपर बनके यहाँ से मतलब जब यहाँ से हीट मिलेगी तो ये देखो वेपर बनके ऐसे ऐसे उड़ता जा रहा है। वेपर बनके यहाँ से ये देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा, वेपर बनके उड़ता जा रहा। तो धीरे धीरे ये इवापोरेट हो जाएगा और इस वॉच ग्लास पे हमको ये सूखी हुई इंक जो है मिल जाएगी, कलर्ड कंपोनेंट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा
और आप देखोगे ये मतलब अगर इसको पढ़ के तो यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने बता दिया कि किस तरह से कर सकते हो। आपसे जब भी पूछा जाएगा कलर्ड कंपोनेंट को ब्लू या ब्लैक इंक से कैसे करेंगे, तो याद रखना इवापोरेशन टेक्निक जो है यूज होती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। इंक क्या होता है? डाई होता है जो कि वाटर में मिक्स होता है। वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। यानी यहाँ पे सिंपली ये तो बताया कि इंक जो है मतलब कलर्ड कंपोनेंट को इंक से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर आप समझोगे तो जो पानी होता है वो वोलाटाइल सबस्टांस होता है। कैसा होता है? वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है? जिसको हम जो है गर्म करेंगे वो भाप बन के उड़ जाएगा, यानी जो वेपर बनाता है, जो वेपर बनाता है वो होता है वोलेटाइल, जो वेपर नहीं बनाता वो होता है नॉन वोलेटाइल। तो आपसे या तो ऐसे सिंपल से पूछ लेगा कि मतलब इंक से कलर्ड कंपोनेंट को अलग करना है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो हो जाएगा हमारा इवापोरेशन, ठीक है। बट यहाँ से दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हमें वोलेटाइल कंपोनेंट से नॉन वोलेटाइल यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो याद रखना इवापोरेशन। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इवापोरेशन टेक्निक यूज होती है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हम जो है क्रीम को मिल्क से कैसे अलग कर सकते हैं, तो मतलब सबने तो नहीं करी होगी, क्योंकि देखो बहुत लोगों को क्या लगता है कि ये तो मतलब पुराने लोगों को काम है, मतलब दादी अम्मा लोगों का काम है, जो मक्खन निकालते हैं ना उसको मट्ठा मतलब विलो के जो विलोना होता है उससे। तो देखो जीवन में हर एक काम करना चाहिए ताकि हमें साइंस समझ आ सके। तो यहाँ पे क्या है, नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम, जैसे हमें फुल क्रीम दूध लाते हैं कई लोग, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स इन द मार्केट। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। इनमें जो है डिफरेंट अमाउंट का फैट होता है। तो क्या है, आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको जो है मतलब इनसे हम मिल्क को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स सिंपली क्या होता है, जैसे आप मथनी अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा उसको, मतलब अब ऐसे कैसे बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे लगा होता है ना, उसको हाथ से आप यहाँ पे ऐसे घुमाते रहो थोड़ा देर तक, मतलब 8 से 10 मिनट तक, तो जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है। तो जो मतलब दूध से क्रीम को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो ये तो चलो सिंपल है, सब मतलब हमने अपने घरों में भले ही ना किया हो ये काम, बट देखा होगा हमारी दादी नानी इन सबको करते हुए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है, ये तो ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन वो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि ये सबको पता है। अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इसके एप्लीकेशन से। कहाँ से बनेगा, इसके एप्लीकेशन से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए तो यूज होता ही है। अब जो पॉइंट छूट जाता है स्टूडेंट से वो ये है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो टेक्निक 3 और जगहों पर यूज होती है, मतलब 3 ही नहीं है, बहुत होंगे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जो है हमें बस उतना पढ़ना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन और कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। यहाँ पे मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, मतलब ब्लड और यूरिन टेस्ट, अगर जैसे ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करना हो तो लेबोरेटरीज में, मतलब हो ही नहीं रहा, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रहा, चलो छोड़ो जाने दो, सबको पता है मतलब जो भी है, तो उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। कभी कभी हो जाता है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं आता, बट अभी नहीं हो रहा है। फिर देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो ये तो हो ही गया। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, यानी गीले कपड़ों से पानी को अलग करने के लिए, स्क्वीज करने के लिए जो मतलब टेक्निक यूज हो रही वो भी हमारी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन क्या क्या है कि मतलब यूरिन और ब्लड टेस्ट में, मतलब अब फिर से वही टर्म खुद ही बोल लेना, मैं नहीं बोलूँगी। सेकेंड क्या है, फिर यहाँ पे मतलब क्रीम से बटर को सेपरेट करने के लिए, फिर यहाँ पे गीले कपड़ों से, मतलब वॉशिंग मशीन में इसका यूज होता है ताकि हम गीले कपड़ों को जो है निचोड़ सके, स्क्वीज कर सकें। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। देखो इमिसिबल लिक्विड, तो सेपरेटिंग ऑफ
इममिसिबल लिक्विड। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे इसका जो है ये सारी चीज़ें दिखी रही हैं। अब इसके बारे में पढ़ो, इसका एप्लीकेशन क्या है। इममिसिबल, सबसे पहले इममिसिबल का मतलब ही समझ लो। इममिसिबल मीन्स क्या होता है, देखो मिसिबल मीन्स होता है मिक्स हो जाना, मिसिबल मीन्स क्या होता है मिक्स हो जाना, इममिसिबल मीन्स जो मिक्स ना हो। और यहाँ पे क्या बोल रहा, टू इममिसिबल लिक्विड, यानी दोनों ही लिक्विड होंगी लेकिन आपस में मिक्स नहीं होंगी, दोनों ही लिक्विड होंगी लेकिन आपस में मिक्स नहीं होंगी। तो जैसे ऑयल एंड वाटर, तो जब हम दो इममिसिबल लिक्विड को हमें अलग करना होगा तो यहाँ पे टेक्निक का तो नाम ही नहीं बताया। अच्छा, यहाँ पे इस टेक्निक का कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, बस ये ऐसे ही मतलब बता दिया। तो यही पढ़ो क्या है यहाँ पे, टू सेपरेट मिल्क ऑफ ऑयल एंड वाटर। फिर यहाँ पे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। यानी चाहे हमें तेल और पानी को अलग करना हो या फिर आयरन को अगर हमें आयरन के ओर से यानी अयस्क से एक्सट्रैक्ट करना हो तो जो लाइटर स्लैग होगा यानी जो हल्का वाला उसका पदार्थ होगा वो ऊपर आ जाएगा, उसे हम रिमूव कर लेंगे और जो मतलब जिसकी हाई डेंसिटी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे मतलब ये जैसे पानी और तेल या फिर ये आयरन और है तो इनका जो मेन वो होता है डेंसिटी के बेस पे। देखो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी मतलब कम डेंसिटी होगी वो ऊपर तैरने लगेगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे देखोगे पानी में अगर तेल डालो तो तेल ऊपर ही तैरता है, यानी पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तेल की डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे पानी और तेल की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब अगर अलग अलग डेंसिटी हो, देखो यहाँ पे मतलब इममिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सिंपल सा प्रिंसिपल यही है कि ये जो है उनके डेंसिटी के बेस पे किया जाता है। तो इस टेक्निक का यही है कि मतलब डेंसिटी पे बेस होता है। तो प्रिंसिपल इज दैट इममिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, यानी यहाँ पे डेंसिटी के, तो जब भी डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आए तो आपको याद आना चाहिए यहाँ पे टू इममिसिबल लिक्विड होंगे। फिर देखो हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। हम जो है सॉल्ट और कैम्फर मतलब सॉल्ट और कैम्फर को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो कैम्फर होता है, जो कपूर होता है, आप सभी लोगों ने कभी पूजा पाठ में कपूर जलाया ही होगा। तो कपूर क्या होता है, जब भी वो जलता है तो वहाँ कोई ऐश या कोई रिमेन नहीं बचता, मतलब कोई राख या कुछ भी नहीं बचता, यानी वो पूरी तरह क्या हो जाता है, वो टोटली क्या है वोलेटाइल होता है, मतलब पूरी तरह से वेपर बन के उड़ जाता है। सब्लिमेबल वोलेटाइल, क्या बोलते हैं कपूर को, सब्लिमेबल वोलेटाइल। तो यहाँ पे क्या होता है सब्लिमेबल, देखो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, मतलब एक जो है सब्लिमेबल वोलेटाइल हो, एक जो है नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी हो। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, यूज होता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या हीट दोगे तो वो पूरी तरह से क्या होगा, उड़ जाएगा, मतलब जो है वो उड़ जाएगा, जो रिमेन है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन। तो यहाँ पे केवल वो इस मतलब इससे जो है क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, वो ऐसे पूछ सकता है कि मतलब सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं, या फिर पूछेगा नेप्थलीन और सॉल्ट को कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि सब्लिमेबल तो ये सब हमारे हो ही जाएंगे, जो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है वो हमारा सॉल्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट से अगर हमें कैम्फर को या फिर नेप्थलीन को, एंथ्रासिन को, इन सबको अलग करना होगा तो ये सब्लिमेबल वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो इनको अलग करने के लिए सब्लिमेशन करवा देंगे, ये जो है भाप बनकर उड़ जाएंगे और जो हमारा मतलब वो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जो है ये चाइना डिश मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, वेपर ऑफ कैम्फर, सॉलिडिफाई कैम्फर, इस तरह से जो है ये दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये चाइना डिश है, यहाँ पे हमने कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया। अब जब हम इसको हीट देंगे तो जो कैम्फर है वो पहले तो वेपर बन के उड़ जाएगा, ऊपर से यहाँ पे कॉटन प्लग लगा देंगे, इन्वर्टेड पैनल हो गया, फिर ये बाद में सॉलिडिफाई करके कैम्फर को अलग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कैम्फर बाय सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, ये जो है सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब यहाँ पे इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। अब यहाँ पे बात ये है कि जो डाई होती है जैसे ब्लैक इंक है, क्या उसमें केवल एक ही कलर है जो हमें ब्लैक इंक दिख रहा, क्या वो केवल ब्लैक ही है या फिर उसमें और भी कलर मिक्स हैं। तो इसके लिए क्या होता है,
सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे मतलब अगर हमें कलर सेपरेशन ही देखना होगा तो सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, तो इसके लिए जो स्पेशल टेक्निक यूज होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी। तो देखो, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वाज गिवन। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, यानी मतलब कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जो एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाएगा। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, और ये जो है हमारे हायर क्लासेस में हम देखते हैं, हमारे 11th-12th में ही क्रोमेटोग्राफी जो है दिया गया है, बट पता नहीं हमें हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, और अगर आप लोग बोलोगे तो पढ़ा भी सकते हैं हम, बट कोई ज़रूरत ही नहीं अभी। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होता है क्रोमेटोग्राफी का? कलर इन डाइज, अगर हमें सेपरेट करना हो डाइज से कलर को, या फिर पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, या फिर हमें मतलब नेचुरल कलर से पिगमेंट निकाल मतलब एक्सट्रैक्ट करना हो, सेपरेट करना हो, या फिर ब्लड से हमें ड्रग को सेपरेट करना हो। देखो, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर हमें ब्लड से ड्रग को सेपरेट करना हो तो भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, मतलब इसका मेडिसिनल यूज भी है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड? अब तक तो दो ऐसे लिक्विड थे जो आपस में मिक्स नहीं करते थे, जैसे हमारा क्या हो गया, ऑयल एंड वाटर, तो इनको हमने इनके डेंसिटी के बेस पे सेपरेट कर लिया। लेकिन अब तो दो ऐसे लिक्विड हो गए जो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, फिर तो इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो देखते हैं कैसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें जो है लगाई गई हैं। तो दो मिसिबल लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है हमारी डिस्टिलेशन। क्या होती है? डिस्टिलेशन। क्या होती है? डिस्टिलेशन। तो आप क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे, मैंने इतने सारे पॉइंट को मतलब छोटे छोटे पॉइंट में बताया है। तो आप जैसे यहाँ पे मतलब मैंने क्या क्या टेक्निक बताई है, इवापोरेशन, फिर यहाँ पे डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। तो इन सबको एक तरफ से लिखना, इनका यूज कहाँ हो रहा है वो लिखना, और इनका एप्लीकेशन लिखना। यानी यहाँ पे मतलब टेक्निक, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर उस टेक्निक, फिर उसका मतलब एग्जाम्पल कि किसके लिए यूज होता है, फिर उसका एप्लीकेशन। ये 3 पॉइंट आप जो है अपने कॉपी में अलग से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होता है? टू मिसिबल लिक्विड के लिए। और टू इमिसिबल लिक्विड के लिए क्या यूज होता है वो आप बताएंगे। अब देखो यहाँ पे दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यूज होता है जब टू मिसिबल लिक्विड हो, हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जब इनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है तब जो है यहाँ पे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 के। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखो, बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस हो तो डिस्टिलेशन यूज तो करते ही हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मतलब 2 या 2 से अधिक मिसिबल लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 25 केल्विन का डिफरेंस हो, उनके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पे मतलब फ्रैक्शन में सारे लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसे हमें अगर मतलब एयर में से अलग अलग, जैसे एयर में से अगर हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग अलग करना है तो वहाँ भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट ETC, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑपरेटर्स इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, मतलब जैसे सिंपल डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक उसी तरह से मतलब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी ऑपरेटर्स होता है। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? हम जो है डिफरेंट गैसेस को एयर से कैसे अलग कर सकते हैं? एयर सबसे पहली बात तो होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसा नहीं है कि एयर में आपको ऑक्सीजन अलग उड़ता हुआ, नाइट्रोजन अलग उड़ता हुआ दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं है। मतलब एयर हमें बस, वैसे तो हवा ही नहीं दिखता है हमें, तो हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तो बात ही छोड़ दो। बट यहाँ पे जो एयर है वो कैसा होता है? होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब दिख तो रहे नहीं है। तो कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन अगर हमें एयर में से क्या क्या गैसेस हैं उन्हें अलग अलग करनी है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो प्रोसेस दिखाया गया है।
सबसे पहले एयर है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे। लिक्विड एयर, फिर ये मतलब लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फिर इनको मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म करेंगे। गैसेस गेट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट, फिर ये अपने अलग अलग हाइट पे डिफरेंट मतलब सेपरेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ये हो गया, ऑर्गन, नाइट्रोजन, फिर परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगी। तो अगर आपसे कंपोनेंट ऑफ एयर में आर्गन की बात करें तो कंफ्यूज मत होना। जैसे देखो अभी हमें स्टार्टिंग में बताया कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, ऑर्गन नहीं बताया, पर यहाँ पे ऑर्गन भी दिखाया, यानी कंपोनेंट ऑफ एयर में नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं। अच्छा, वही चीज़ें जो मतलब यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा, वही उसी को दोबारा से ऐसे मतलब लिखा है। देखो सेम ही चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे सबसे पहले कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, कूल्ड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फिर यहाँ पे वार्म अप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर यहाँ पे सेपरेट हो जाती हैं। तो सेम वही चीज़ें लिखी हैं। और यहाँ पे देखो इनको कंप्रेस कैसे किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। इसे याद रखना, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, वहां पे हो सकता है लिख देगा डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तुरंत ही गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, मतलब इस तरह से दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। एक इम्प्योर सैंपल है जहां से हमें कॉपर सल्फेट को क्या करना है, अलग करना है। तो इसके लिए क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, यानी जो यहाँ पे हमारा क्या है कॉपर सल्फेट है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। और इसे सिंपली मतलब क्या बोल रहा है कि इम्प्योरिटी है उसमें, इसको कैसे प्योर करेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। हाँ, जैसे यही देख लो कि सी वाटर से हमें क्या मिला, मतलब समुद्र से हमने नमक निकाला, ठीक है, सी वाटर में से हमने साल्ट निकाला। अब ऐसा तो है नहीं कि समुद्र से नमक को निकाल के लाओ और तुरंत डाल दो सब्जी में, दाल में, हर जगह डाल दो, ऐसा तो नहीं करते हैं, उसको प्योरीफाई करना होता है। तो ये किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस जो यूज होता है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन है वो इवापोरेशन से बेटर टेक्निक होती है। क्यों होती है, उसका रीजन है यहाँ पे, यानी यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। रीजन क्या है, सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ज ऑन द हीटिंग टू ड्राइनेस। मतलब यहाँ पे कुछ सॉलिड क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। सम इम्प्योरिटी में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, यानी अगर हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मतलब कुछ इम्प्योरिटीज क्या है वो रह सकती हैं, पूरी तरह से ये प्योरीफाई नहीं होगा। ऑन इवापोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड, और जब ये इवापोरेट होगा तो सॉलिड हमारा कंटामिनेट रह जाएगा, यानी अशुद्ध रह जाएगा। तो ये रीजन है कि क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन से बेटर क्यों है। तो यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन का, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो भी हमें नमक मिला उसको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज होगा। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम यानी फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, यानी कोई भी सॉलिड हो अगर उसे हमें उसमें से इम्प्योरिटी निकालनी है तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। फिर देखो, thus by choosing one of the above method according to the nature of component we get a pure substance with advancements in technology many more method of separation technique have been devised। तो ये सारी चीजें हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे ये सारी थी हमारे मतलब सेपरेशन टेक्निक। अब यहाँ पे देखो ये केवल डायग्राम बना रखा है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर टैंक, किस तरह से वाटर को जो है शुद्ध किया जाता है। सबसे पहले रिजर्वायर में वाटर है, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल, जिसे हम बोलते हैं ये है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। फिर है लोडिंग टैंक, यहाँ पे टू जो मतलब सस्पेंडेड इम्प्योरिटी हैं। फिर ये जाएंगी फिल्ट्रेशन टैंक में, यहाँ पे वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। फिर यहाँ पे क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। फिर यहाँ पे हमारे घर में पानी आता है। तो ये बस इस तरह से दिखा रखा है। तो अब यहाँ पे देखो वाटर प्योरिफिकेशन, अच्छा नहीं सॉरी, मतलब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम अपने
किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड लिक्विड हो या फिर मतलब लिक्विड गैस हो या इम्प्योरिटी हो सॉलिड में। ये सब कुछ हमने जो है यहाँ पे कई सारी टेक्निक डिस्कस कर ली हैं। तो आप जो है इनको लिखोगे टेक्निक, फिर इनका यूज क्या होता है, फिर एप्लीकेशन, मतलब यूज मतलब वही कि कहाँ पे यूज होती हैं, फिर एप्लीकेशन लिखना। अब देखो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात किया हुआ है। अच्छा, अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा है हमारा। तो देखो अभी 1 आवर 19 मिनट हो चुके हैं। मैंने बोला था 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, तो ऐसे तो अगर क्वेश्चन भी करवाएंगे तो पूरे 2-2.5 घंटे का लेक्चर जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस लेक्चर में हम ना केवल मतलब NCERT को ही रखते हैं। देखो सारे चैप्टर बड़े नहीं हैं। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आर्थ सराउंडिंग, छोटा सा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम छोटा सा है। फिर एक चैप्टर जो है हमारा वो भी एटम एंड मॉलिक्यूल, वो भी छोटा सा ही है। बस यही एक है जो थोड़ा लंबा है। तो इस वजह से देखो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े ना, अगर मतलब ठीक है जो बोलो सो करो, ये मैं मानती हूँ। बट फिर आप लोगों को दिक्कत होगी कि अरे 2 घंटे का लेक्चर दे दिए। बट कोई नहीं, आपको समझ आना ज़रूरी है। हमने बोला था हम आराम आराम से सब कुछ पढ़ेंगे, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में केवल NCERT को पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मतलब आपको एक आइडिया मिला होगा किस तरह से NCERT पढ़ना होता है। सारे लाइंस नहीं पढ़ने होते हैं, सारे मतलब सब कुछ नहीं पढ़ने होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट जो है पढ़ने होते हैं। अब देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात यहाँ पे कर रहा है। तो फिजिकल केमिकल चेंजेस में सबको पता है, अगर फिजिकल चेंज जहाँ पे कुछ नया ना बने, केमिकल चेंज जहाँ पे कुछ नया बन जाए। तो हाईलाइट तो नहीं किया मैंने, पर देख लो। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाई, जैसे कि कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंजेज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे हम बात करें जो हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, ये जो है आइस में चेंज हो जाता है यानी सॉलिड हो जाता है, फिर वेपर में चेंज हो जाता है यानी गैस बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पानी जो है बर्फ में चेंज हो गया, फिर बर्फ पिघल के पानी बन गया, तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज। यहाँ पे कुछ नया नहीं बन रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है। तो वही है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। जैसे यहाँ पे देखो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट इन डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर केमिकली द सेम, लेकिन वो केमिकली सेम ही होते हैं। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। मतलब जब जो कैंडल है वो बर्न होती है तो फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस होते हैं। एक तो वो बर्न हो रही तो वो हो गया केमिकल चेंज, ऊपर से जो उसका मोम है पिघल के नीचे आ रहा, उसको दोबारा से मिला के बना सकते हैं कैंडल, तो वो हो गया फिजिकल। हाँ फिजिकल। तो अब देखो व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस के क्या क्या टाइप होते हैं। तो जो प्योर सबस्टांस है, एक यहाँ पे एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट। अब देखो जो रॉबर्ट बॉयल थे, इन्होंने 1661 में यूज किया था टर्म एलिमेंट, और एंटोन लॉरेंट लेवोइजियर अ फ्रेंच केमिस्ट वाज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटली इन्होंने जो है एलिमेंट का डेफिनेशन बनाया था लेवोइजियर ने। अब इन्होंने क्या बोला एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. लेवोइजियर ने ये बताया एलिमेंट वो बेसिक फॉर्म होता है मैटर का जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, अब आप हाइड्रोजन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा लोगे। जैसे हो गया सोडियम का, सोडियम भी हमारा क्या है, इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो एलिमेंट मैटर का वो बेसिक फॉर्म है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब देखो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। वैसे तो मेटल नॉन मेटल क्लास 10th में पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अभी जो है हम क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो अभी जो है इसके बारे में जो जो पॉइंट है फटाफट देख लो। सबसे पहली बात मेटल के बारे में डिस्कस करें। मेटल क्या है, यूजुअली सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो इनके बारे में
3 3 6 पॉइंट दिए हैं। 6 पॉइंट फटाफट देखो। जो मेटल होते हैं इनमें साइन होता है। सबसे पहले देखो, आप एग्जांपल ले लो गोल्ड का। किसका? गोल्ड का या फिर सिल्वर का। तो ये सब कैसे होते हैं? साइन करते हैं, इसीलिए तो हम इनके गहने पहनते हैं, हार पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते, मतलब चलो छोड़ो, सभी लोग नहीं सोने के कंगन वगैरह पहनते हैं, बाकी कान में तो सभी लोग पहनते हैं ना ईयरिंग। तो मान लो वो सोने की ईयरिंग जो है उससे चमक आती है, अगर वो डल होगी तो कोई पहनेगा? नहीं पहनेगा। तो सबसे पहले हमने मेटल का एक एग्जांपल ले लिया, गोल्ड। अब उसी के बेस पे इसको देखते जाओ। तो दे हैव अ लस्टर, यानी इनमें साइन होता है, मेटल में साइन होता है, ठीक है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ठीक है। जो सोना है वो गोल्ड कलर का, तो जो सिल्वर है वो सिल्वरी कलर का। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। फिर दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसको आप कैसे समझ सकते हो, इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसका यही रीजन होता है, डायरेक्ट याद रखो। दे आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब देखो जैसे हम ओर्स, जैसे जमीन से खोद के हमने सोना निकाला, अब ऐसे तो नहीं हम उसको डायरेक्ट कान में पहन लेते हैं। उसके लिए ये जो ज्वेलरी बना, मतलब जो ज्वेलर्स होते हैं वो उसको पीटते हैं, तो फिर उसको अलग अलग शेप देते हैं, यानी क्या कर, वो डक्टाइल होते हैं। मतलब उनको पीट के हम क्या कर सकते हैं, एक वायर के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, ये मैलिएबल हो सकते हैं, यानी एक सीट के रूप में भी इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। दे आर सोनोरस मेक अ रिंगिंग साउंड। जैसे आप जो है 3-4 सोने के कंगन पहन लो तो वो आपस में रिंग करेंगी, मतलब आवाज करेंगी। तो दे आर सोनोरस मेक अ रिंगिंग साउंड। तो ये सारे पॉइंट हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया। हमने एक गोल्ड ले लिया, देखो गोल्ड चमकता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गई मेटल की। गोल्ड कलर का है या फिर सिल्वर कलर का है, तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। फिर यहाँ पे ये डक्टाइल होते हैं क्योंकि इनको तार के रूप में, मतलब थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलेबल होते हैं, तो डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं। ये जो है सोनोरस होते हैं। तो ये तो हमने एक एग्जांपल से ही समझ लिया, बाकी इसको याद रख लो क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से ये हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ मेटल। एग्जाम्पल ऑफ मेटल में क्या है, यहाँ पे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मेटल के एग्जाम्पल होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पीरियोडिक टेबल तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, फिर यहाँ नीचे एफ होता है, फिर यहाँ पे ये दो मतलब एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक जितने होते हैं सब मेटल होते हैं। इनके एग्जाम अगर आपको यहाँ पता होगा इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं, तो ये भी पता होगा कौन कौन से, मतलब अगर इसके यहाँ पे एलिमेंट पता होंगे तो आपको मेटल भी पता होंगे। तो इसका भी हेडेक मत लो, ये जो है हम याद करवा देंगे आपको। अब यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट ये जो हाईलाइट है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको जो है आप याद रखेंगे। अब नॉन मेटल की बात करें, मेटल का उल्टा करते चले जाओ। डिस्प्ले ऑफ वेराइटी ऑफ कलर, यहाँ पे मतलब केवल सिल्वर या गोल्ड कलर ही नहीं है, कई सारे कलर होते हैं नॉन मेटल के। नेक्स्ट दे आर पुअर कंडक्टर। जैसे हमारे मेटल मतलब अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये पुअर होते हैं। जैसे वो लस्टर्स होते हैं, सोनोरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल हैं ये नॉन लस्टर्स सोनोरस मैलिएबल, हाँ वही, मतलब नॉन लस्टर्स होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। उसी का उल्टा करते चले जाओ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड का एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसे याद रखना अलग से, मेटलॉइड का एग्जांपल क्या होता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है पूछा जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। अब यहाँ पे एक देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो मरकरी है वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक उसी तरह से ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो मरकरी और ब्रोमीन दोनों ही रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, लेकिन मरकरी मेटल होता है। देखो एम फॉर मरकरी, एम फॉर मेटल, मरकरी मेटल होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल होता है। अब देखो कुछ पॉइंट मोर टू नो यहाँ पे दिया हुआ है। मोर टू नो क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। अभी के समय में जो एलिमेंट पता है हमको वो मोर देन 100 है, यानी 108 है। 92 एलिमेंट आर नेचुरल अकरिंग, मतलब यहाँ पे 92 जो एलिमेंट है वो नेचुरल मतलब नेचर से ही पाए गए हैं, बाकी के मैन मेड है यानी ह्यूमन ने खुद बनाए हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड, जितने भी मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं मेजॉरिटी उसमें से कैसे हैं, सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो ये सब डाटाबेस क्वेश्चन है, याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट पूछ लें। तो 11 एलिमेंट कैसे होते हैं, गैसियस हैं।
फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन, ये दोनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर, यानी अगर इनको रूम टेम्परेचर से हल्का ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो गैलियम और सीजियम भी कैसे हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। अब बात करें कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सबस्टांस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। एलिमेंट वो है जो मैटर का बेसिक फॉर्म है जिसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपाउंड वो फॉर्म है जिसे मतलब जहाँ पे मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर कुछ बना रहे हैं, वो है हमारा कंपाउंड। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, ये मतलब फिक्स अमाउंट में जो है, जैसे H2O हो गया हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे पानी और मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है। जैसे हमारा अमोनिया हो गया कंपाउंड होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो मिक्सचर और कंपाउंड का थोड़ा सा जैसे मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। बस मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी 2 चीज ऐसा मिला दो बट नया नहीं बनेगा, मतलब मिक्सचर में कुछ भी नया नहीं बनता है। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। बट कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देंगे। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस याद रखते जाना। अ मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन, इनका कुछ भी कंपोजिशन है, मतलब किसी भी अनुपात में मिला दो, लेकिन इनका जो अनुपात होता है, जो कंपोजिशन होता है, जो रेशियो होता है, वो फिक्स होता है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस, यानी जो इनके कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस है उनकी प्रॉपर्टी ये शो करता है। बट कंपाउंड में न्यू सबस्टांस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे देखो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब दोनों मिलकर पानी बना लेते हैं तो इसकी अलग प्रॉपर्टी है। तो जैसे हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आग लगाता है, मतलब हवा के उपस्थिति में ही आग लग सकती है, वैक्यूम में कभी नहीं लगती है, ये लगाता है। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब दोनों मिल जाते हैं पानी बन जाता है, पानी आग बुझाता है, जबकि वहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन आग लगाता है, पानी आग बुझाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका जो मतलब वो बना वो टोटली डिफरेंट होता है, यानी न्यू सबस्टांस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाई फिजिकल प्रोसेस, मतलब उसको इजिली हम सेपरेट कर सकते हैं। बट द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कंपाउंड से, जैसे अगर पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना हो तो आपको केमिकल मेथड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही आप इसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर में भी कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, कंपाउंड में भी कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस मिक्सचर में भी मिलते हैं, कंपाउंड में भी मिलते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमने देख लिया। आई होप अब आपको एलिमेंट क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, मतलब सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस करी हैं आज के लेक्चर में, आई होप आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो 1.5 हार तो ऐसे ही हो गए हमारे केवल NCERT करते करते, बट खुशी इस बात की है कि हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा है, अच्छे से जाना है। अब क्वेश्चन करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, तो क्वेश्चन जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में ही कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।